मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज नेशन के इस सम्मेलन में। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश कर दिया। यह मोदी सरकार पार्ट 2 का पहला बजट था, जिसे लेकर देश भर की निगाहें टिकी हुई थी और देश ये सोच रहा था कि आखिर इस बजट से हमें क्या कुछ सौगात मिलने वाली है, क्या कुछ सौगात मोदी सरकार हमें देने वाली है जिससे हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव आ सकता है, क्या कुछ बदलाव आ सकता है। उन्हीं बदलावों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि यह आशाओं, आकांक्षाओं और उम्मीदों का बजट था। क्या वाकई आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा है? इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ केंद्र सरकार में मंत्री मौजूद रहेंगे, जो कि आपसे सीधा संवाद करेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे। इनके अलावा हमारे साथ देश भर से जाने माने अर्थशास्त्री कुछ होंगे, जो कि इसकी समीक्षा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज नेशन के सम्मेलन की। और सबसे पहले इस सेशन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी। बहुत बहुत स्वागत हम उनका करेंगे और साथ ही साथ इस सत्र का संचालन करेंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया। बहुत बहुत शुक्रिया हिमानी, और आप सबको गुड मॉर्निंग। और शुरुआत करते हैं हमारे सम्मेलन की मोदी सरकार पार्ट 2 के इस पहले सम्मेलन में, जिसके अंदर हम बजट की बात कर रहे हैं, क्योंकि पहला बजट, पूर्ण बजट निर्मला सीतारमण, जो कि देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं, उन्होंने पेश कर दिया है। और सबसे ज्यादा जोर दिया गया है 2024 तक भारत कैसा देखने को मिलेगा, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। और इसी पर बात करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के शिल्पकारों में से एक केंद्रीय सड़क और भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जो कि एमएसएमई मंत्रालय की भी मंत्री है, हमारे साथ सीधे नागपुर से जुड़ गए हैं। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 5 साल में भारत ने बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास देखा है, इकोनॉमी का विकास देखा है। सबसे पहले यहाँ पर हॉल में जितने लोग बैठे हुए हैं, ये जानना चाहेंगे कि अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत की हो जाती है, तो इस $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को अगर रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो कितने जीरो लग जाएंगे, कितने जीरो लगेंगे जीरो के अंदर, अगर 5 साल में हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंच जाते हैं तो? ये 350 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी होगी, क्योंकि $1 का अगर 70 रुपये रेट पकड़ा तो 350 लाख रुपीस। तो देखिए, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। 1947 से लेकर 2014 तक, यानी हमारी सरकार आने तक, हमारी इकोनॉमी का साइज जो था वो हमने लगभग हमारे 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में दुगना किया है। आज $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी लगभग हम पहुंचे हैं। और अभी इस 5 साल में हमने ये तय किया है कि हम लोग 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाएंगे। और स्वाभाविक रूप से निर्मला सीतारमण जी ने ये टारगेट को पूर्ण करने के लिए अपना जो प्लान है, वो पूरा प्लान अपने बजट के द्वारा इस टारगेट को पूरा करने के लिए देश के सामने रखा है। इसमें 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात ऐसी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सकती है, रेलवे, एविएशन, जलमार्ग, रोड, और इसमें करीब 100 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट लाने की हमारे प्रयास हैं। आपको पता होगा कि पिछले 5 साल में हमारे रोड सेक्टर में 11 लाख करोड़ की हमने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, और मेरे पूरे डिपार्टमेंट में वाटर रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्ट, पोर्ट, शिपिंग, इसको पकड़ के 17 लाख करोड़। तो इस बार हमारी कोशिश ये है कि हम 25 लाख करोड़ कम से कम 5 साल में हमारी इन्वेस्टमेंट आएगी, तो 25 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन इस डिपार्टमेंट का होगा। वैसे बाकी भी रेलवे है, एविएशन है, एविएशन में 22% ग्रोथ है, नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नए नए सिस्टम्स आ रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जलमार्ग बन रहे हैं। तो स्वाभाविक रेलवे में भी काफ़ी बदलाव हो रहा है। और ये जलमार्ग, रेलवे, रोड और एविएशन, ये चारों को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर में करीब 100 लाख करोड़ की कम से कम इन्वेस्टमेंट आएगी, ऐसा अंदाज है। इसके साथ इसका जो प्लान बना हुआ है, इसमें हमने एग्रीकल्चर और रूरल और ट्राइबल सेक्टर को निगलेक्ट नहीं किया है। जो एमएसएमई करके जो मेरा डिपार्टमेंट है, उसका बजट बढ़ाया गया है। हमारा रोड ट्रांसपोर्ट का बजट भी जो 78,000 करोड़ था, वो 83,000 करोड़ हुआ है। सीआरएफ में जो पेट्रोल डीजल पे जो सेस लगेगा ₹1, उसका पैसा सीआरएफ सेंट्रल रोड फंड में मिलेगा, उसका भी फायदा होगा। तो एक तरफ एमएसएमई की तरफ ध्यान देते हुए अर्बन और रूरल एग्रीकल्चर एंड ट्राइबल, तो जैसे हमने बाम्बू का मिशन है, हनी मिशन है, सोलर चरखा है,
ब्लू इकोनॉमी है, इसको एक तरफ प्रायोरिटी दी गई ताकि भारत के लिए, ग्रामीण भारत के लिए विकास का मॉडल कैसा हो, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कैसा बढ़े, और ये सब पूरक उद्योग, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, स्किल डेवलपमेंट, ये कैसा हो। और दूसरी ओर इलेक्ट्रिक कार का आया है। अभी हमारे देश में हमारा एक्सपोर्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का करीब काफ़ी बड़ा है, और इसलिए हम देश में ई व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड में नंबर 1 का मैन्युफैक्चरिंग हम बन सकते हैं। इसका प्लान बनाया गया। जो 12% ड्यूटी थी वो 5% पर लाई गई है। इसके 1.5 लाख रुपए तक का व्हीकल लेंगे उसको इंटरेस्ट फ्री किया गया है। सीवार इंसेंटिव्स है। और आपको पता होगा चौरसिया जी, मैंने अभी हमारे डिपार्टमेंट में 2 व्हीलर टैक्सी का प्रावधान किया है, और हमारी बाइक अब टैक्सी बनेगी, और इलेक्ट्रिक बाइक, बायोफ्यूल बाइक, और उसके साथ ऑटो रिक्शा, कार और बस को हमने परमिट राज से मुक्त किया है। अब दिल्ली में एक ऑटो रिक्शा अगर लेनी है तो 5 लाख रुपए देने पड़ते परमिट, और वो बहुत गड़बड़ी है। पर अब ये इसके कारण ये प्रदूषण मुक्त है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव और पोल्यूशन फ्री। ये आने वाले समय में ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी बनेगी। और यहाँ पर वित्त मंत्री रुके नहीं है, तो लिथियम आयन बैटरी को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और चार्जिंग स्टेशंस को भी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी लाने के लिए स्पेशल कंसेशन और प्रावधान की नीति भी बना के रखी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में दोनों बातों का संतुलित विचार करके एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में ये विकास का मॉडल तैयार हुआ है, और मुझे लगता है इसमें काफ़ी अच्छी सफलता मिलेगी और ये टारगेट पूरा होगा। नितिन जी, आपने जो सबसे महत्वपूर्ण फिगर बोला, पिछले 5 साल में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास देखा, लेकिन अगले 5 साल के अंदर आपको 100 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है। सवाल यह है कि आय और व्यय सबको पता है कितनी है। राजकोषीय घाटा 3.3% के आसपास है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि ऐसे में 100 लाख करोड़ आएंगे कहां से? क्या सरकार के खजाने से 100 लाख करोड़ निकलेंगे, या आपने जिस तरह से सरकार से बिना एक पैसा नहीं लिए हाईवे का निर्माण कर दिया, उसी तरह के मॉडल पर आप काम करेंगे 100 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में डालने के लिए? देखिए, पहली बात तो है कि केवल सरकार के पैसे से नहीं हो सकता। अभी आगे अगर मेरा बजट 83,000 है और अगले 4 साल में 1-1 लाख भी आया तो भी मेरे को 5 लाख मिलेंगे। तो मैं तो बात कर रहा हूं कि मैं 25 लाख करोड़ का काम करूंगा। तो जैसे आपका हमारा हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है कि 40% हम देते, 60% वो लाता है, या हमारा पीपीपी मॉडल है, 100% वो लाते हैं। दूसरा, हम हमारे प्रोजेक्ट जो है उसको मोनेटाइज कर रहे हैं। हम बॉन्ड्स में पैसा खड़ा कर रहे हैं, हम इंश्योरेंस फंड ला रहे हैं, पेंशन फंड ला रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। अभी मैं आने वाले एक 15-20 दिनों में ही करीब 1.5 लाख करोड़ का एग्रीमेंट कर रहा हूँ, ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ रही है। तो ये देश के बजट पर काम, केवल बजट के रिसोर्सेज पर नहीं है। जैसे लैंड एक्विजिशन, जैसे मुंबई और दिल्ली के बीच में हम द्रुतगति महामार्ग बना रहे हैं जिसकी कीमत 1 लाख करोड़ है, पर इसमें से बहुत से प्रोजेक्ट 40% हाइब्रिड एन्युटी में है। तो 1 लाख करोड़ में 40,000 करोड़ हम लगाएंगे तो 60,000 करोड़ प्राइवेट से आएगा। तो स्वाभाविक रूप से पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बैंक के पैसे, इंश्योरेंस के पैसे और अलग अलग प्रकार के फंड्स, इन्वेस्टर्स और कॉमन मैन जो है उसका भी पैसा इन्वेस्ट करके ये काम होगा। ये केवल बजटरी रिसोर्सेज के आधार पर नहीं होगा। नितिन, जो दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि आपने इस बजट के अंदर वादा किया है कि 97% रिहायशी इलाकों में आप जो कनेक्टिविटी देंगे वो ऑल वेदर देंगे। लेकिन हमने ये देखा है कि मानसून की एक बारिश के बाद खासतौर पर महानगर की सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा फेल हो जाता है, पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होती है। कुछ मिलीमीटर की बारिश से 35 से 50 मिलीमीटर से ऊपर अगर बारिश हो गई तो मुंबई पूरी तरह से डूब जाता है। तो खास तौर से ऐसे इलाकों में सड़कों को वेदर प्रूफ कैसे बनाया जाए, इसके लिए आपने क्या सोचा है? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी के बारे में इस पर ध्यान देना होगा और आज से सोचना होगा, तभी हम 50 साल के आगे का काम कर पाएंगे। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। पहली बात है कि हम लोग सीमेंट कंक्रीट के रोड बना रहे हैं, तो इसका लाइफ 100-125 साल का है। अभी मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे प्रॉब्लम नहीं है। पर आप एक बात समझ लीजिए दीपक जी, कि महानगर के अंदर में जो रास्ते होते हैं वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के होते हैं। फिर उसके बाहर जो डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं, स्टेट हाईवेज होते हैं, वो हमारे
महाराष्ट्र राज्य के सरकार के पास होते हैं, विलेज कनेक्टिविटी के रोड जिला पंचायत के पास होते हैं। मैं केवल राष्ट्रीय महामार्ग का मंत्री हूं, पर आपकी बात बिल्कुल सही है कि मुंबई जैसे शहरों में हर बार पानी आता है। मैंने बहुत बार सुझाव दिया था कि मुंबई में 40,000 करोड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के फिक्स डिपॉजिट है, क्यों नहीं वर्ल्ड स्टैंडर्ड का डीपीआर बनाकर मुंबई के पानी को रिसाइकलिंग करके, ये ना हो, आपको पता होगा, आपको इस बारे में रुचि है कि नागपुर शहर में हमने हमारा गंदा पानी 180 करोड़ रुपए में बेच दिया है। अब उससे मीथेन और गैस निकालकर हमने बसेस, उस पर 450 बसेस, करीब 150 कार और 50 ट्रक चलाने का प्लान 1 महीने में इनॉग्रेट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये शहरों में रोड के बाजू में ड्रेनेज सिस्टम बनानी पड़ेगी, नालियाँ बनानी पड़ेगी और पानी बहने की व्यवस्था करनी होगी। अगर हम डांबर रोड बनाते हैं और बाजू में अगर पानी जाने के लिए अगर कोई व्यवस्था नहीं करते तो डांबर और पानी की दुश्मनी और रोड 1 साल में उखड़ जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी बहने के लिए, पानी बाहर जाने के लिए, उसके बाद रिसाइकलिंग करने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए भी हमको करना पड़ेगा। हम दिल्ली में ये कर रहे हैं। हमने यमुना पर 13 प्रोजेक्ट मंजूर किए थे, मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था, 5,000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। और ओखला का जो गंदा पानी वो शुद्ध करके हम लोग 480 MLD पानी, मैंने दिल्ली सरकार को अनुमति दी है कि वो पानी वजीराबाद छोड़ेंगे रिसाइकलिंग और साफ करके, और फिर दिल्ली के लिए यूज़ करने के लिए वो आएगा। तो स्वाभाविक रूप से पानी का जो वाटर मैनेजमेंट है उसके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने एक जल शक्ति करके नया मंत्रालय बनाया है। मुझे लगता है उसके अंदर इन सब बातों का विचार करना पड़ेगा। एक तरफ लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रोड के बाजू का पानी, उसका भी किस प्रकार से वो कैसे आगे जाए ये सोचना होगा। और एक अच्छी बात आपको बताता हूँ, आपको अगर जरूर मिला तो इसको आप स्टोरी करिए। महाराष्ट्र में रोड बनाते समय जो रोड के बीच में नदियाँ नाली आती है उसका खोलीकरण, रुंदीकरण हमने NHAI की तरफ से कर दिया। अब अलग तालाब बने हैं, अभी कुएं में पानी आ गया है और वो पानी किसानों को मिलेगा। 170 ब्रिज कम बंधारे बनाए हैं, वाटर लेवल ऊपर आ रही है, और एक तरफ पानी का एक प्रकार से स्टोरेज करने का काम रोड बनाते बनाते बहुत ऐतिहासिक काम हुआ है। तो ये भी हो सकता है, तो ये करने की आवश्यकता है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, ये नहीं करेंगे तो डांबर रोड उखड़ जाएंगे और पैसा खराब होगा। नितिन जी, जो दूसरा महत्वपूर्ण बात है, हमने देखा कि गांवों तक बिजली की कनेक्टिविटी पहुंच गई है। सरकार का वादा है कि 2024 तक नल से जल दिया जाए, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, और साथ ही साथ 24/7 पूरे देश के अंदर बिजली दी जाए। लेकिन किस दिन हम मानेंगे कि देश के 100% भूभाग का कनेक्शन सड़कों के माध्यम से हो गया है? ये टारगेट पूरा करने में आपको कितना वक्त लगेगा कि हम ये कहें कि 100% जो हाईवे और रोड, ग्रामीण सड़क रोड हैं, वो पूरी हो चुकी हैं? इसका क्या टारगेट डिसाइड किया है आपने कि 100% कनेक्टिविटी देश की सड़कों के साथ और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हो जाए? देखिए, हमारे देश में 6.5 लाख गांव है, और जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने मुझे बुलाकर जिम्मेदारी दी थी, और आज की ये फ्लैगशिप योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। अब हम हर दिन 135 गांवों को अच्छे रोड से, टार रोड से जोड़ रहे हैं। 135 किलोमीटर पर डे हम लोग अभी ग्रामीण सड़क को बना रहे हैं। तो ये स्वाभाविक रूप से अभी कितने गांव जुड़े हैं और कितने बाकी है, ये मुझे इसका स्टैटिस्टिक मेरे पास नहीं है, पर इसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी और हमारी सरकार गति से काम कर रही है। दूसरा, जो नेशनल हाईवे है उसके बारे में हमारा 96,000 किलोमीटर था, अभी करीब हमारा पर डे पहले कभी 2 किलोमीटर तक आया था महीने में, और साल में 12 किलोमीटर का एवरेज था। अभी हम 31 किलोमीटर पर डे बना रहे हैं। 22 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, दिल्ली मुंबई जैसे, जो नई अलाइनमेंट है। तो स्वाभाविक रूप से जैसे वाटर ग्रिड है, पावर ग्रिड है, वैसा रोड का ग्रिड बनाएंगे, और ये रोड एक दूसरे को जोड़ देंगे। इसमें डिस्टेंस भी कम होगा। अभी हमारे नए रोड से दिल्ली मुंबई का डिस्टेंस 120 किलोमीटर कम होगा। अब पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर को अब दिल्ली आने की जरूरत नहीं, बाहर के बाहर जाएंगे। अभी हम लोग कर रहे हैं कि अपने लुधियाना से, जालंधर से डायरेक्ट हम लोग राजस्थान को अजमेर तक जोड़ने का एक रोड बना रहे हैं। तो पूरा ट्रैफिक ट्रक का उधर से मुंबई चला जाएगा, गुजरात जाएगा। हम ऐसे नए नए रोड बना रहे हैं जिससे ट्रैफिक कंजेशन कम होगा, एक्सीडेंट की संख्या कम होगी, और रोड नेटवर्क भी बढ़ेगा। और आने वाले भारतमाला में भी हम लोग करीब
24,000 किलोमीटर 7.5 लाख करोड़ के रोड बना रहे हैं। हमने अभी 44,000 करोड़ प्रोसेस में है और 1,25,000 किलोमीटर हम इस 5 साल में बनाने का टारगेट हमने सामने रखा है। और इसमें ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे भी है और निश्चित रूप से देश का रोड का नेटवर्क बदल जाएगा। फिर जलमार्ग का विकास हो रहा है, अब गंगा पे माल आना जाना शुरू हो गया है। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि अभी इलाहाबाद से वाराणसी हमने बनाया है जलमार्ग, वाराणसी से हल्दिया बना लिया है, हल्दिया से बंगाल की खाड़ी है वो बन गई है, फिर ब्रह्मपुत्रा का हमने पूरा कर लिया है, फिर आगे बराक का कर लिया है। अब दिल्ली से यमुना का, यमुना से दिल्ली से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से इटावा, इटावा से इलाहाबाद, ये 12,000 करोड़ का डीपीआर हमने वर्ल्ड बैंक को देने के लिए मैंने डिपार्टमेंट को सूचना की थी। अब ये डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है, पर अगर निश्चित रूप से ये काम होगा तो दिल्ली का माल बांग्लादेश म्यांमार तक पानी पे जाएगा और जिसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट एकदम कम हो जाएगी। क्योंकि रोड पे जाने के लिए अगर 10 रुपये खर्चा आता है, रेलवे में 6 रुपये आता है, तो पानी पे 1 रुपया आता है। तो मारुति की गाड़ियां पानी से यमुना में होकर बांग्लादेश तक, नॉर्थ ईस्ट तक और बंगाल तक चली जाएगी। तो एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होगा, वो अब दूर नहीं है। तो ये अलग अलग जो उपाय हमने किए हैं, इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। 5 साल में काम पूरा होगा ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि जितने रोड बनाते उतने और नए रोड बनाने की बात आती है। अब भारतमाला की सेकंड फेज बाद में हमको करना है, तो स्वाभाविक रूप से इस देश को विकास करने के लिए आज तो समय बताया नहीं जा सकता, पर 5 साल में देश की तस्वीर बदल जाएगी और लोग अपने गाड़ी से निकलेंगे। मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूं, मेरठ से दिल्ली आने के लिए 4.5 घंटे लगते थे, अब 2-3 महीने के बाद मेरठ से दिल्ली आप 45 मिनट में आओगे। हमारे पत्रकार भाई NH24 पे उधर फरीदाबाद वगैरह रहते हैं, गाजियाबाद रहते हैं, वो मुझे कल ही बता रहे थे कि सुबह का 1 घंटा और शाम का 1 घंटा हमारा बचने लगा। तो निश्चित रूप से अब दिल्ली के लिए हम 50,000 करोड़ के रोड बना रहे हैं, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, ये धौला कुआं का हमने काम पूरा कर लिया, अभी दिल्ली मुंबई बना रहे हैं, ये मुकरदमा चौक का रोड बना रहे हैं, ये फरीदाबाद गाजियाबाद के नए रोड बना रहे हैं। 50,000 करोड़ के केवल दिल्ली में रोड बना रहे हैं और 13 प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ खर्चा करके ये जल शुद्धिकरण के कर रहे हैं। और 2 साल के अंदर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगी, डीजल से मुक्ति मिलेगी, प्रदूषण कम होगा। हम 2 साल के अंदर दिल्ली को वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण से मुक्ति देने का टारगेट सामने रखा है। मेरा विश्वास है अभी हमने जो रोड बनाया दिल्ली का रिंग रोड, उससे 30% पोल्यूशन कम हुआ है और निश्चित रूप से इस सब कामों से बहुत बड़ा बदलाव आएगा। देश बदल रहा है, पर जितना काम करेंगे उससे और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो इसका आज तो समय कितने साल में पूरा होगा ये नहीं बताया जा सकता। नितिन जी, आपने हाईवे ग्रिड बनाने की बात कही, क्या ये ठीक उसी तरह से होता है जिस तरह से पावर ग्रिड होगा और देश भर में कितने जंक्शंस बनेंगे जो रोड को एक दूसरे से जोड़ेंगे? हाईवे ग्रिड की क्या परिकल्पना है आपके दिमाग में? क्योंकि इस तरह का शब्द शायद टेक्निकली पहली बार सुनने को मिल रहा है देश को कि एक नेशनल हाईवे ग्रिड बनाया जाएगा। देखिए, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि ये पूरा पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने जब शुरू किया था, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और आसाम से गुजरात तक सीमा तक, इस प्रकार की अलाइनमेंट पहले की थी। फिर उसको सर्कल में भी हमने जोड़ा। अब हम उसको अलग अलग नए 22 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। इसके कारण डिस्टेंस कम होगा। जैसे दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस 120 किलोमीटर कम हो रहा है, दिल्ली से कटरा का डिस्टेंस करीब 100 किलोमीटर कम होगा। हम स्ट्रेट अलाइनमेंट करके नए ग्रीन हाईवे बना रहे हैं और उसको बाकी शहरों को जोड़ रहे हैं। इस शहरों में इस प्रकार जो ग्रिड बनेगा उससे ट्रैफिक जाम कम होगा। आज हमारे यहाँ 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख लोग मर जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम लोगों की जान बचाने में सफल होंगे। और ये जो जैसे पानी है, यहाँ कम पानी है तो उधर छोड़ दो। बिजली का जैसा होता है कि इस राज्य में बिजली ज़्यादा है तो उस राज्य के ट्रांसफर कर दो, ट्रांसमिशन कर दो, वहाँ कम है तो उधर कर दो। तो ये जैसे पावर और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ग्रिड के द्वारा, वैसे रोड का भी, अगर ये रोड जाम है तो इस रोड से जाओ, इस रोड से है तो इस रोड से जाओ। ये पूरा ग्रिड बनेगा और ऐसा बनेगा कि कभी कभी हम घूम कर आते हैं। बहुत से जगह पर हमको एक जगह से जाने के लिए दूसरे जगह जाने के लिए एक्चुअल डिस्टेंस बहुत कम है, पर हमको घूम के जाना पड़ता होगा। तो ये जो इस प्रकार के जो समस्या है वो दूर होगी। ऐसा पूरे देश में एक रोड का ग्रिड बनेगा, इसका हमने अभी काम चालू कर दिया है और ये भी होगा। पर ये काम
एकदम आपको 5 साल में होगा ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि राज्य बढ़ रहे, राज्यों का विकास करके हम इतने बैकवर्ड एरिया है, जिला केंद्र है, टूरिस्ट स्पॉट्स है और नए स्मार्ट सिटीज़ बन रही है, तो स्वाभाविक रूप से ये बढ़ता ही जाएगा और देश विकसित होते जाएगा। स्टेट हाईवे का नेशनल हाईवे में कन्वर्सन होते जाएगा और इस प्रकार से ग्रिड बढ़ते ही जाएगा, अपेक्षाएं बढ़ती रहेगी और धीरे धीरे करके फिर एक दिन ये देश पूरी तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और पैरामीटर्स को पूरा करेगा। नितिन जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपके एक इनिशिएटिव से जुड़ा हुआ है जो आपने पिछले वक्त शुरू किया था। हमको ये पता है कि कचरों से कुछ हद तक सड़कें बन रही हैं और इस तरह की टेक्नोलॉजी देश के अंदर विकसित हो चुकी है, लेकिन आपका आइडिया था कि गाजीपुर के डंप को मेरठ एक्सप्रेस हाईवे या जो भी एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली से निकलता है उसके अंदर मिलाकर उस गाजीपुर का जो कचरे का ढेर है उसको बिल्कुल सपाट किया जाए। क्या कारण है कि इसका मेरठ एक्सप्रेसवे में उपयोग नहीं हो पाया और क्या इस तरह के डंप को हटाने के लिए इससे हाईवेज बन जाए, इसको लेकर आप अभी भी गंभीर हैं, आप अभी भी कोशिश कर रहे हैं और गाजीपुर का ये डंप मेरठ एक्सप्रेसवे में क्यों नहीं यूज हो पाया? पहली बात तो ये कि आपका सवाल सही है कि ये यूज़ नहीं हो पाया, इसका मुझे दुख और दर्द है, मैं नहीं कर पाया ये। पहली बात, हमने इस वेस्ट को टेस्ट करके सेंट्रल रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन रोड में डाल सकते हैं, इसकी परमिशन लाई। फिर इसको सेग्रीगेशन करना था, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल और कचरा अलग करना था और वो एग्रीगेट के बजाय हम यूज़ करना चाहते थे। पर ये सेग्रीगेशन कौन करेगा, इस पर चर्चा होती रही। महानगर पालिका कह रही थी हमारे पास पैसा नहीं है, हमको यूडी मिनिस्ट्री दे। यूडी मिनिस्ट्री पैसा नहीं दे पाएगी। मेरी मिनिस्ट्री का कहना था कि कचरा साफ करना ये हमारा पैसा, हमारा मैंडेट नहीं है और इसमें नहीं हो पाया। एक 10 दिन पहले दिल्ली के एलजी मेरे पास आए थे और मैंने उनसे फिर अनुरोध किया है कि दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए इस कचरे का निश्चित रूप से कोई योजना बनानी पड़ेगी ताकि लोग कचरे के लिए झगड़ा करें। कचरे से खाद बने, कचरे से बिजली बने, कचरे से रोड के एग्रीगेट में चला जाए, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल का रिसाइकलिंग हो जाए और दिल्ली कचरे से दिल्ली को मुक्ति मिले। इस बारे में मैंने एलजी को अनुरोध किया है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं इसमें बैठकर फिर कुछ समाधान ढूंढता हूं और दिल्ली की सरकार, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, हमारी विशेष रूप से डीडीए और उसके साथ हमारी डिपार्टमेंट और यूडी डिपार्टमेंट हम कोशिश करेंगे। पर फिलहाल इस सवाल का सही जवाब यही है कि काफ़ी कोशिश करने के बाद मैं इसमें यशस्वी नहीं हुआ। अगर आप कहें तो ये मेरे लिए, मैं मान सकता हूं कि मैंने तय किया था पर ये नहीं हो पाया। दिस इज वन ऑफ द फेल्यूर जो मैं नहीं कर पाया। नितिन जी, अगर आगे की बात की जाए, आपने ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाने की बात कही है जो दिल्ली मुंबई बन रहा है और आपने कहा कि 120 किलोमीटर का फासला कम हो जाएगा। ग्रीन एक्सप्रेसवे से क्या क्या मतलब है और अगर मैं दिल्ली से मुंबई सड़क मार्ग से जाता हूं तो इस ग्रीन एक्सप्रेसवे में मुझे क्या क्या फैसिलिटी देखने को मिलेगी? पहली बात तो हम 125 करोड़ ट्री लगा रहे रोड पर, उसका एक प्लान तैयार हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, सुधीर मुनगंटीवार जी ने, उनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मार्गदर्शन लेकर योजना बनाकर हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम रोड पर बना रहे हैं। और मैं मेरी एमएसएमई डिपार्टमेंट में हर लघु उद्योग को कहने वाला हूँ कि जो स्मॉल इंडस्ट्री है वो कम से कम 5 पेड़ लगाए और मीडियम स्केल वाले 50 पेड़ लगाए इस साल, तो इसको ई टैग भी करें। तो पहले बात तो ये पेड़ लगेंगे। दूसरा, 20-20, 15-20 किलोमीटर के ऊपर दोनों साइड में रोड साइड एमिनिटीज़ होगी, पेट्रोल पंप होंगे और वहाँ पाइपलाइन से गैस दिया जाएगा ताकि प्रदूषण कम होगा। डीजल के बजाय लोग एलएनजी यूज़ करें, सीएनजी यूज़ करें। तीसरी बात इसमें इम्पॉर्टेंट है कि अभी ये प्रयोग में है, ये मेरा ड्रीम है, ये मैं घोषणा नहीं कर रहा हूँ। हम लोग ये कर रहे हैं कि जैसे रेलवे की इलेक्ट्रिक लाइन होती है वैसे रोड के दोनों बाजू में एक इलेक्ट्रिक केबल लगे और उसमें करंट लेकर वो ट्रक, 40 टन का ट्रक दिल्ली से मुंबई ये दौड़ेगा और 20 किलोमीटर पावर लेगा तो फिर 20 किलोमीटर वैसे ही चलेगा चार्ज होकर। और इस प्रकार से इलेक्ट्रिक हाईवे इस पर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रोड साइड एमिनिटीज़ होगी, हाईवे रेडियो होगा और उसके साथ साथ एक्सीडेंट की संभावना नहीं होगी। और इसमें हेलीपैड होगा, रोड साइड एमिनिटीज़ में ग्रीनरी होगी, गार्डन्स होंगे, पेड़ लगेंगे और आपको फूड मॉल होंगे। और रोड के बीच में एक 30,000 स्क्वायर फुट का ऐसा ऊपर में रेस्टोरेंट होगा, दोनों बाजू में रोड साइड एमिनिटीज़ होगी, पेट्रोल पंप होंगे
आए हुए लोगों को टॉयलेट्स होंगे, वो लिफ्ट में बैठकर ऊपर जाएंगे और बीच में ग्लास से देखकर वो रेस्टोरेंट का एंजॉय कर पाएंगे। और जो गरीब लोग हैं वो फूड मॉल में जाएंगे, कूपन लेकर वहाँ खाएंगे और रोड का प्रवास एक सुखद होगा। और इसको जगह जगह अनेक डिस्ट्रिक्ट से, सेंटर से जोड़ते जाएंगे और इस रोड के बाजू में एक स्मार्ट सिटीज़ बनेगी, लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे, ट्रेड बिजनेस बढ़ेगा, अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेजेस आएंगे और ये एक प्रकार से यूनिवर्सिटीज़ आएगी, रिसर्च सेंटर्स आएंगे और एक प्रकार से नए ग्रोथ सेंटर बनेंगे। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि गाजियाबाद, फरीदाबाद, ओखला या तुम्हारे ये दिल्ली के पास का जो उत्तर नोएडा, ये इतना अभी सैचुरेशन हुआ है। तो अब दिल्ली मुंबई के इसमें विशेषता ये है कि हमने लैंड एक्विजिशन पर 16,000 करोड़ बचा है। क्यों बचा है? क्योंकि दिल्ली, सूरत, वडोदरा रोड से जाते तो लैंड एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ती। तो हमने बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरिया ऑफ हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र लिया है। ये रोड गुड़गांव से शुरू होगा, अलवर और सवाई माधोपुर होकर, रतलाम, झाबुआ से होकर, वडोदरा से होकर मुंबई जाएगा। तो बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरिया जाने के कारण जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसका एक नया विकास होगा, वो ग्रोथ इंजन बनेगा। अब गुड़गांव छोड़कर लोग इस रोड पर जाएंगे, फैक्ट्रीज जाएंगी, लोग जाएंगे, डिसेंट्रलाइजेशन होगा, दिल्ली की पॉपुलेशन भी इससे कम होगी और नए बैकवर्ड एरिया में नए ग्रोथ सेंटर और नई स्मार्ट सिटी निर्माण होगी। ये एक ग्रीन रोड का कंसेप्ट है और ये दिल्ली मुंबई में पहला प्रयोग हम कर रहे हैं। ऐसे 22 नए रोड बना रहे हैं अलग अलग जगह पर, वो देश के रोड नेटवर्क में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। नितिन जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, आपने कहा इलेक्ट्रिक से ट्रक चलेंगे 40 टन वाले, तो ये जो ग्रीन हाईवे है ये पहला इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ ग्रीन हाईवे क्या मुंबई दिल्ली होगा और ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ? देखो, पहली बात तो ऐसी है कि वर्ल्ड में इसके एक्सपेरिमेंट चालू है, स्वीडन में चालू है, कुछ लोगों से बातचीत हुई है। हमारे एमएसएमई में भी एक रेलवे के अधिकारी थे, उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन परसों दिया था, उन्होंने भी कुछ प्रयास किया गया है। जो इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनके साथ मेरी चर्चा हुई है कि बस के आधार पर 40 टन के ट्रक को इस प्रकार से ले जाने में आप प्लान करिए। आपको सिंपल बात, आपने ट्राम देखी होगी, ट्राम लोहे के चक्के पर रेल पे चलती है। कुछ जगह पर अब देश में टायर के चलने वाली ट्राम आई है, 2 बसेस जुड़ी हुई रहती है। उसी प्रकार से एयर कंडीशन 2 बसेस, ऊपर में इलेक्ट्रिक की केबल होगी और हाईवे से एक किनारे के लेन पर पूरी चलेगी, ट्रक चलेंगे और इसमें जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है और समय एकदम बच जाएगा, प्रदूषण नहीं होगा। तो ये अभी एक्सपेरिमेंट स्थिति में है। मैं जल्दी ही 5-10 किलोमीटर का एक्सपेरिमेंट, पहला पायलट प्रोजेक्ट करने का सोच रहा हूँ। ये पहला प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने के बाद इसको बढ़ाया जाएगा। पहले एक्सपेरिमेंट करके फिर पायलट प्रोजेक्ट करके फिर आगे जाएंगे। नितिन जी, एक और महत्वपूर्ण बात इलेक्ट्रिक वाहनों की, आज की तारीख की अगर बात की जाए तो हम इलेक्ट्रिफिकेशन और इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और आपने और नीति आयोग ने मिलकर इलेक्ट्रिक टैक्सी लॉन्च की, 2 व्हीलर लॉन्च किए, कई सारे और चीजें लॉन्च की। लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए तो भारत में 0.06% इलेक्ट्रिक वाहन ही काम कर रहे हैं। लोगों को लगता है लॉन्ग टर्म में शायद ये फिजिबल नहीं है। सरकार के बड़े लंबे प्लान्स हैं और आप उस प्लान के जन्मदाता है। मैं ये समझना चाहूंगा कि इसको तेज करने के लिए, इसको एक्सेलरेट करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उसके अलावा लोगों को जागरूक बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए क्या करने की जरूरत है? देखो, पहली बात तो ऐसी है कि इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक टैक्सी और इलेक्ट्रिक बस, अब इसमें बायोफ्यूल पर भी आती है, ये भी अपने यहाँ हमने प्रोत्साहित किया है। नागपुर में 250 इलेक्ट्रिक टैक्सी चलती है। इसके लिए चार्जिंग स्टेशन चाहिए और इसमें सबसे बड़ी समस्या है लिथियम आयन बैटरी। दूसरे, इसके कुछ स्पेयर्स हमारे देश में तैयार नहीं होते, वो इंपोर्ट करना है, जिसके लिए बजट में इस बार कस्टम में सहूलत दी गई है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर आपके पास गाड़ी है और आपका अभी महीने का खर्चा पेट्रोल का 8,000 रुपये है, सेम उससे लग्जरी गाड़ी और आपका खर्चा अगर 1,500 रुपये महीने पे आएगा और आपका 6-7 हज़ार रुपये महीने का बचेगा, तो आपको कोई मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत जाके अपनी गाड़ी ये निकाल देंगे और नई गाड़ी लेंगे। ये नेचुरल लोगों का चॉइस होगा और इसलिए अब इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा
और इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक कार जो टैक्सी में चलेगी, उनको हमने परमिट राज से भी मुक्त कर दिया है। ये बात जरूर है कि अभी प्रोडक्शन कम है। आपको मालूम है, मोबाइल फ़ोन पहली बार आया तो मोबाइल फ़ोन कितने में मिलता था? 80,000 रुपये में, लाख रुपए में, 1.5 लाख रुपए में मिलता था। अब 3,000 रुपये में आया। जब उसका प्रोडक्शन का नंबर बढ़ेगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी, और इसलिए अब देश में हमने जो सहूलियत दी उसमें प्रोडक्शन शुरू हो गया है। हमारे देश के बड़े बड़े ब्रांड इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक कार बना चुके हैं। अब नए नए मॉडल्स आ रहे हैं, और आने वाले एक आध साल में सब बाइक, ऑटो रिक्शा, कार, इसके मॉडल, बस इसके मॉडल आएंगे। आपको एक बात बताता हूँ, मुंबई में जो बेस्ट की बस चलती है डीजल की, उसकी एक किलोमीटर का खर्चा 110 रुपये है। और नागपुर में इथेनॉल बेस जो चल रही थी उसका किराया 69 रुपीज़ पर किलोमीटर था। और अभी इलेक्ट्रिक बस आ रही, वो 50 रुपीज़ पर किलोमीटर है। यानी एयर कंडीशन बस में बैठकर हम किराए का रेट 30 से 40% कम कर सकते हैं, जो गरीबों के लिए फायदे होंगे। तो क्यों नहीं इसको चॉइस करेगा। और जो लंदन ट्रांसपोर्ट का मॉडल है, एक बार इस पर आप कार्यक्रम करिए। लंदन में क्या है कि 9 ऑपरेटर है, और प्राइवेट ऑपरेटर ही बस में इन्वेस्ट करते हैं। सब एक रंग है, ड्राइवर का ड्रेस समान है, समझ में नहीं आता। और वो डबल डेकर बस, सिंगल बस चलाने वाले 9 ऑपरेटर है, और वो बस में इन्वेस्टमेंट प्राइवेट आती है। केवल कारपोरेशन गारंटी देती है कि 200, 250, 250 किलोमीटर पर डे, किलोमीटर के इतने किलोमीटर तुम घूमेंगे, इतना पैसा हम आपको देंगे। कंडक्टर कारपोरेशन का होता है, वो पैसा वसूल कर लेता है और वो पैसा जमा करता है। तो आज शहर बस में, सिटी बस वालों को इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं। उल्टा हमारा यूडी मिनिस्ट्री अब काफ़ी अच्छी स्कीम तैयार कर रहे हैं, और वो लंदन का ट्रांसपोर्ट का मॉडल हमारे सब शहरों में चलेगा और राज्यों में चलेगा। तो पैसा इन्वेस्ट न करते हुए हमारे गरीब लोग एयर कंडीशन बस में घूमेंगे, और किराया 30%, 40% कम होगा। और मैं ऐसी बस चलाना चाहता हूँ, दिल्ली से जालंधर, दिल्ली से लुधियाना, दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से जयपुर, ऐसे देश के मुख्य सिटियों को डबल डेकर बस होगी। ऊपर में इकोनॉमिक क्लास होगा, नीचे में एग्जीक्यूटिव क्लास होगा। एयर होस्टेस जैसी लड़की होगी, वो चाय के समय चाय नाश्ता देगी, और लोग सोकर आएंगे और आराम करते हुए आएंगे। दिल्ली आकर गाड़ी से उतरेंगे, अपना फ़ोन पर पे टैक्सी बुलाएंगे, टैक्सी में बैठकर ऑफिस में चले जाएंगे। वो दिन अब दूर नहीं है। और दूसरा, इसके साथ साथ जो डॉफलमेयर करके कंपनी है, मैं वहाँ गया था, वेबकॉस के साथ जब मैं वाटर रिसोर्स में उनका मैंने एग्रीमेंट कर दिया टेक्निकली। अब हवा में चलने वाली डबल डेकर बस भी आ सकती है देश में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बस में 260 लोग बैठते हैं और ये हवा में चलती है ऊपर के ऊपर। ये भी अनेक शहरों में आएगी। इसकी कैपेसिटी मेट्रो से भी ज़्यादा है। मेट्रो की पर किलोमीटर का 350 करोड़ है, और ये जो हवा में चलने वाली बस है, इसकी कॉस्ट 50 करोड़ रुपए है। तो भोपाल है, इंदौर है, छोटे छोटे जो जयपुर जैसे अनेक शहर है, उदयपुर है, और इन शहरों में इस प्रकार की बसें अभी हम लोग 24 जगह पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का, डीपीआर बनाने का काम वेबकॉस को मिला है। और हिमाचल और उत्तराखंड में पहाड़ में जाने के लिए रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, स्काई बस, ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो इलेक्ट्रिक पर चलेगी। इससे भी काफ़ी राहत मिलेगी। और वेबकॉस अभी करीब उनको 20-25 काम मिले हैं, और देश में अब ये भी डेवलप हो रहा है। तो प्रधानमंत्री की जो सोच है कि 21वीं सदी का जो नया भारत है, उसकी नई आइडियल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये निश्चित रूप से इससे बनेगी। आपने देखा नहीं होगा, यहाँ पर हॉल में सबसे ज्यादा तालियां बजी जब आपने कहा कि बस के अंदर भी एयर होस्टेस की तरह एक सुंदर सी लड़की होगी। और देखिए अभी भी तालियां बज रही है। तो ये तो चाहेंगे कि ऑटो रिक्शा और 2 व्हीलर टैक्सी के अंदर भी एक सुंदर सा चेहरा हो जो आकर पैसेंजर को ग्रीट करे। हम उम्मीद करते हैं कि भारत की सड़कें, भारत की बसें और भारत की रेल इसी तरीके से हो जाएं। लेकिन नितिन जी, पिछले आपने अपने कार्यकाल के दौरान कहा था कि आप गुड़गांव से लेकर धौला कुआं तक एक केबल रोपवे बनाना चाहते हैं, ताकि अब बिना रुके धौला कुआं से गुड़गांव तक जाया जा सके। क्यों वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और क्या उसके लिए आप अभी भी प्रयास कर रहे हैं? देखिए, उसमें सिक्योरिटी के नाम से हमारे देश में 2 प्रकार का है, ब्रॉड गेज, नैरो गेज, मीटर गेज। तो ये इसका कानून कौन सा है, किस में जाएगा, उसमें काफ़ी फंसा। उसकी सिक्योरिटी के नाम में फंसा, थोड़े से काफ़ी अड़चने आई। बीच में चुनाव के कारण मैं भी फॉलोअप में थोड़ा कम पड़ा हूँ, पर आपने अच्छा किया, याद किया। अभी मैं सोमवार से फिर इसके पीछे लगाऊंगा। इसका काफ़ी काम हुआ है, और मेरी बहुत इच्छा है कि धौला कुआं से गुड़गांव तक ऊपर के ऊपर हवा में लोग चले जाएंगे तो काफ़ी ट्रैफिक जाम कम होगा, प्रदूषण कम होगा, कॉस्ट कम होगी, इंपोर्ट कम होगा, और लोगों को राहत मिलेगी। मैं जल्दी इसके लिए काम करूंगा।
दो आखिरी सवाल सर, उससे पहले मैं फ्लोर को ओपन करूं, क्योंकि कल कई बड़े दिलचस्प सवाल हैं जो आपसे फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, खासकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं। पहली चीज, आपने जो स्काई बस की बात की कि हवा में जो बस चलेगी, जो बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगी, क्या इस तरह की बस का एक्सपेरिमेंट किसी देश में हो चुका है, और कौन सी ये कंपनी है जो इस तरह की बस बना रही है, या कौन सा ये देश है जिसने इस तरह का बस का इजाद कर लिया है, और भारत में आप कब एक्सपेरिमेंट करने के लिए सोच रहे हैं इसके बारे में? देखिए, डॉफल मेयर करके ऑस्ट्रिया की कंपनी है और वर्ल्ड के पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी में केबल कार, रोपवे, फेनाकुलर रेलवे, स्काई बस में उनका 65% शेयर है। मैं जब डावोस गया था तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, तो मैं जाकर ऑस्ट्रिया गया और मैंने सब देखा। वापस आने के बाद मैंने रोड मिनिस्ट्री में कोशिश की कि इसका जॉइंट वेंचर हो जाए, नहीं हो पाया। फिर ऑस्ट्रिया की जो एम्बेसडर थी, हमारी महिला है, उन्होंने बहुत मदद की, और वेबकॉस करके जो भारत सरकार की कंपनी है वाटर रिसोर्स में, उन्होंने उसके साथ टेक्निकली जॉइंट वेंचर कर दिया है, और ये जॉइंट वेंचर अब पूरा हुआ है, और ये टेक्नोलॉजी भारत में अभी आ रही है। पर मुझे बताते हुए फिलीपाइंस में ये हवा में चलने वाली डबल डेकर बस चल रही है। मेरे पास इसकी वीडियो फिल्म्स है, अगर आप इसके ऊपर कभी कार्यक्रम करोगे तो वेबकॉस के एमडी को आप बुलाइए, और ये पूरे सब 28 टेक्नोलॉजीज है नई, ये सब का प्रेजेंटेशन आपको करेंगे, और वर्ल्ड में कहाँ कहाँ चल रहा है वो दिखाएंगे लोगों को, उसका कैसा फ़ायदा मिला, हवा में स्टेशन कैसे बने हैं, लोगों का स्टेशन में कैसा उपयोग करते हैं, और गली से गली में ये बस कैसे घुस जाती है। तो आप जरूर इसका कार्यक्रम करिए। वेबकॉस के एमडी, उनको मैं कहूँगा, वो अच्छा काम कर रहे हैं। हिमाचल, उत्तराखंड, अभी राजस्थान के बाड़मेर में हमारे अर्जुन मेघवाल जी के कहने पर वहाँ भी वो डीपीआर बना रहे हैं, महाराष्ट्र में औरंगाबाद में बना रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप एक बार उनका कार्यक्रम करिए ताकि ये टेक्नोलॉजी का परिचय जनता को हो। और ये फिलीपाइंस में सक्सेसफुली हुआ है। ये कॉस्ट एकदम कम है, 350 करोड़ जो मेट्रो की कॉस्ट है वही कॉस्ट ये 50 करोड़ में आएगी, और इसको मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया करेंगे तो और कम होगी, और इसमें जनता को भी राहत मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, और हमारा इंपोर्ट डीजल पेट्रोल का बचेगा। और इलेक्ट्रिक जो हमारे देश में है, अब परंपरा हमारी, हम लोग सौर ऊर्जा तैयार कर रहे हैं, हम हाइड्रो पावर तैयार कर रहे हैं, उसके ऊपर ये चलेगा, तो ये देश के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी और ग्रीन पावर और प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, और लोगों को राहत मिलेगी, ट्रैफिक जाम कम होगा। आप वेबकॉस के एमडी मिस्टर गुप्ता को आप जरूर बुलाइए, ये जरूर आपको प्रेजेंटेशन देंगे। नहीं, बिल्कुल हम ये कार्यक्रम करेंगे, और हॉल में जितने लोग मौजूद हैं सब जानना चाहेंगे कि हवा में चलने वाली बस अगर भारत में आएगी तो कैसी दिखेगी। हम बिल्कुल इस पर कार्यक्रम करेंगे, लेकिन नितिन जी, मैं जनता को ओपन करूं इस जगह को फ्यूचर टेक्नोलॉजी और आपके प्लानिंग को समझने के लिए, उससे पहले जानना चाहूंगा कि 2013 से जब से इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ पहली टर्म के लिए, तब से एक बात हमने लगातार सुनी, वो गंगा को साफ करने के बारे में थी। 2014 से 2019 तक प्रधानमंत्री ने हर जगह बोला कि हमको गंगा को साफ करना है, लेकिन इस बजट में गंगा का नाम पूरे बजट भाषण में 2 घंटे 10 मिनट में कहीं नहीं सुनाई दिया। तो क्या ऐसा लग रहा है कि गंगा की सफाई को अब बैक बर्नर पर डाल दिया गया है, और आपके पास भी अब वो मंत्रालय नहीं है, तो सरकार की आने वाले समय में नमामि गंगा के बारे में क्या योजना है, देश इसको भी जानना चाहता है। पहली बात तो है कि गंगा के लिए 20,000 करोड़ अनलैप्सेबल ऑलरेडी है, तो पैसे की कोई कमी नहीं, गंगा काम कमजोर में शुरू है। दूसरी बात, हम केवल गंगा में काम नहीं कर रहे हैं, हम गंगा के साथ साथ उपनदी और नालों में 40 ट्रिब्यूटरीज और नदी नालों में काम कर रहे हैं, यमुना में काम कर रहे हैं, सोनीपत, पानीपत और पोंडा साहब करके हिमाचल में, वहाँ के हमने पूरे प्रोजेक्ट पूरे किए। दिल्ली में हम लोग 13 प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हमने मथुरा में हाइब्रिड यूनिटी का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, जो पानी 20 करोड़ में इंडियन ऑयल को बेच दिया, गंदा पानी अच्छा करके। हम इटावा में कर रहे हैं, आगरा में कर रहे हैं, आगरा में 900 करोड़ का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रयागराज में हम 9 प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो पहली बात, काली नदी में कर रहे हैं, वो अलग अलग प्रकार के सब जगह पर काम कर रहे हैं, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 30% काम हमने पूरे किए हैं। और गंगा में ई फ्लो शुरू करने का नोटिफिकेशन निकाला है, हर जगह पर पानी को उतना फ्लो छोड़ रहे हैं, और इसी के कारण इस बार जो अर्थकुंभ हुआ उसमें 23 करोड़ लोग आए, उन्होंने गंगा स्नान किया और गंगा का पानी पिया, और उन लोगों ने यह सर्टिफाई किया कि गंगा इस समय अविरल थी और निर्मल थी, जबकि हमने केवल 30% काम किया। अभी मैं हमने नहीं क्लेम किया कि हमने काम किया, और ये काम के कॉन्ट्रैक्ट मेरे समय जब 4 में लगभग दिए गए हैं। राज्य सरकार के सहयोग से काम जोरों में शुरू है,
और मैंने ये ऐलान किया था कि आने वाले अगले मार्च समाप्त होने के पहले 100% गंगा अविरल और निर्मल होगी। आज मैं इस विभाग का मंत्री नहीं हूँ, शेखावत जी मंत्री है, गजेंद्र जी वो काम करेंगे, ध्यान दे रहे हैं और मेरा विश्वास है कि मार्च एंड तक 100% गंगा अविरल और निर्मल होगी और हमारा सपना आप सबका आशा अपेक्षा आकांक्षा का पूरा होगा। और प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि हम गंगा को शुद्ध बनाएंगे, अविरल बनाएंगे, निर्मल बनाएंगे, ये भी सपना पूरा होगा मार्च एंड के पहले। अब इस विभाग का मैं मंत्री नहीं हूँ, पर मुझे गंगा की सेवा करने का जो मौका मिला ये मेरे जीवन का भाग्य का क्षण है और ये लगभग काम पूरा होने की स्थिति में आया है और मेरा विश्वास है कि इस देश की गंगा अविरल निर्मल हो जाएगी। इससे बड़ा तो कोई काम नहीं होगा और ये काम निश्चित पूरा होगा और ये काम करने का सौभाग्य मुझे मिला। मेरे पहले उमा भारती ने अच्छा काम किया, उसके बाद मुझे मिला और मेरे बाद अब गजेंद्र शेखावत जी के पास है, उनके पीछे मैं हूँ, सहयोग करूँगा। कहीं अड़चन आएगी तो ये काम पूरा होगा और भारत की जनता को मार्च एंड के पहले गंगा अविरल निर्मल बनेगी। अभी उसका फिर से वाइल्ड लाइफ जो है पूरा सब आएगा, गंगा में मच्छी दिखेगी, कछुआ आएंगे, सब प्रकार की बातें आएगी और गंगा के बाजू में वृक्ष निर्माण होंगे, गंगा में रिलीजियस टूरिज्म बढ़ेगा, स्नान करेंगे और लोगों के सहयोग से कोई गंदगी नहीं डालेगा। करीब सब जगह पर ये 150 बायोडाइजेस्टर बनाकर पानी शुद्धिकरण करके कोई गंदा पानी जाएगा नहीं, सॉलिड वेस्ट लिक्विड से गंगा में जाएगा नहीं, जनता का भी सहयोग मिलेगा और गंगा पवित्र गंगा अविरल निर्मल बनेगी। अगले मार्च एंड तक ये सपना पूरा होगा, ये मैं आपको दृढ़ विश्वास से बताना चाहता हूँ। नितिन जी, एक सवाल यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है। हमारे साथी एक सवाल पूछना चाहते हैं, आपसे कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि आपका बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। सरकार ने फेम 1 और फेम 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आगे बढ़ाने की योजना शुरू कर दी है। आप बताइए क्या सवाल है आपका? सर, मेरा सवाल ये है कि आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को 2 साल में पूरी तरह से लाने की बात करी, बट इंडिया में अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कोई भी बड़े लेवल पे कोई भी प्लांट नहीं है, तो ये किस तरह से मतलब एप्लीकेबल हो पाएगा अब 2 साल में, ये मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक कोई भी प्रोडक्शन प्लांट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंडिया में नहीं काम कर रहा। मुझे लगता है कि पहली बात तो 2 साल के बाद की बात मैंने तो कभी कही नहीं थी। दूसरी बात ऐसी है कि टाटा महिंद्रा हमारे जो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, यहाँ चाइनीज़ कंपनी, उनका एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुआ और अभी पूना कॉरपोरेशन ने 150 इलेक्ट्रिक बसेस खरीदी की है। हमारे यहाँ मुंबई में जो हमारा जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, वहाँ MMRD इलेक्ट्रिक बसेस चलाती है। अब लगभग अनेक जगह पर वो खरीदना शुरू हो गया है। टाटा ने इलेक्ट्रिक कार अच्छी बनाई है, महिंद्रा ने भी बनाई है, इलेक्ट्रिक की ऑटो रिक्शा भी बनी है और अब 12 तारीख को मैं इथेनॉल पर चलने वाली बाइक का भी लॉन्च करने वाला हूं, जो किसानों के इथेनॉल पर चल रहा है। काफ़ी बातें हुई है। देखो, कोई भी बात शुरुआत में होती है तो थोड़े बहुत तो प्रॉब्लम आती है और करते करते फिर उसको स्पीड मिलती है। तो अब काफ़ी बड़े प्रमाण पर इलेक्ट्रिक पे हुआ है और विशेष रूप से इसकी अलग अलग प्रकार का रिसर्च चल रहा है, स्टार्टअप्स अलग अलग प्रकार के इसमें बने हुए हैं। लिथियम आयन बैटरी की समस्या है, उसके लिए हिंदुस्तान में वो कैसे बने, इसके लिए वित्त मंत्री जी ने चार्जिंग स्टेशन और लिथियम आयन बैटरी के लिए प्रोत्साहित करने वाली टेक्नोलॉजी लाने के लिए विशेष योजना तैयार की है। जो इलेक्ट्रिक बस के लिए, इलेक्ट्रिक कार के लिए जो पार्ट्स लगते हैं क्रूशल, उसके ऊपर हमने कस्टम ड्यूटी कम करने का तय किया है, एक्साइज ड्यूटी। तो मुझे लगता है कि एक ओवरऑल ये काम की जोरों में शुरुआत हुई है। 2 साल के अंदर आप जाने दीजिए जी, 6 महीने के अंदर दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस दौड़ेगी। अभी दिल्ली की सरकार खरीद रही है 1000 बसेस। तो ये धीरे धीरे सब जगह दिखेगा, कोई समस्या नहीं है। शुरुआत के समय में कोई भी काम करने में, जब मोबाइल फ़ोन आया, लैपटॉप आया, तो पहले कैसे थे? जब पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी था तो लोग कलर टीवी का दाए तो लोगों को कैसा आएगा, क्या आएगा, कीमत कितनी ज़्यादा थी। फिर जब नंबर बढ़ा तो कीमत कम हो गई। देखिए, जब कंपटीशन होती है, कंज्यूमर का नंबर बढ़ता है। एक समय में मुंबई से नागपुर टेलीफोन करता था तो 66 रुपये लगते थे, अब 40 पैसे में बात हो रही है। हवाई जहाज़ के टिकट कम हो गए, एक समय में 12,000 रुपये लगते थे नागपुर से मुंबई जाने के लिए, अब 2400 रुपये में मिल रहा है। कंपटीशन होती है, अलग अलग ब्रांड्स आते हैं, टेक्नोलॉजी आती है, रिसर्च होता है। अब ये प्रक्रिया को गति मिल गई है। आप 1-1.5 साल में चमत्कार देखिए और 2 साल के अंदर और 3 मर्यादा में बात मत करिए। ये ऐसी चीज़ है कि आपका अगर 6,000 रुपये महीना बचेगा तो मुझे आपके पास मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं, आप जाके लेने वाले हो। जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनको जब महीने में बचत होगी तो वो तुरंत लेने वाले, उससे प्रदूषण की मुक्ति होगी, इंपोर्ट कम होगा।
तो ये लोग ही लेने वाले, अच्छी चीज का, अच्छे होटल में कोई अच्छा पदार्थ मिलता है तो लाइन लगा के लोग खरीदते हैं ना जी। तो वैसे ही ये होगा, इसकी वेटिंग लिस्ट बनेगी। अब देखो आप कितने फास्ट सब गाड़ियां आ रही है। अब नागपुर में 250 इलेक्ट्रिक टैक्सी चल रही है, चार्जिंग स्टेशन भी है, ओला की चल रही है। अब मैं पानी पे चलने वाली ओला की बोट मुंबई में चला रहा हूं, वो भी हमारे उस समय हमने शुरू की थी। तो ये क्या होता है, कोई भी काम शुरू करने के लिए पहले थोड़ी तकलीफ होती है, जैसे जैसे होता है अड़चने दूर होती है और उसको गति मिल जाती है। ये होगा, इसकी टाइम लिमिट की बात मैं नहीं करता। और 2 साल में आप देखो कितना चमत्कार देखेगा। मेरा वर्ड लिख के रखना, मैं 5 साल से लगातार इलेक्ट्रिक टैक्सी, इलेक्ट्रिक बस, बायोफ्यूल, इथेनॉल, बायो सीएनजी, मिथेनॉल, बायोडीजल बात कर रहा था, एलएनजी की बात कर रहा था। लोग मुझे सुन नहीं रहे थे या विश्वास नहीं रख रहे थे। अब धीरे धीरे सबका विश्वास हो गया। अब इथेनॉल की इकोनॉमी 11,000 करोड़ की, इस साल 25,000 करोड़ की बन रही है। अगले 2 साल में वो करीब 1 लाख करोड़ की बन जाएगी। हमारे देश के किसान बनेगा, उससे इथेनॉल बनेगा गन्ने के जूस से। तो कितना नया परिवर्तन आ रहा हुआ है, हो रहा है, और ये सब दिख रहा है लोगों को। थोड़ा टाइम तो टोटल प्रक्रिया को होने के लिए लगता है। और कोई भी नए प्रोजेक्ट में आप करिए, पहले तो स्टार्टिंग में थोड़ा तो ट्रबल होता ही है और धीरे धीरे उसको पूरा किया जाता है। एक सवाल और यहाँ पर। सर नमस्कार। एक प्रश्न ये है कि आप इलेक्ट्रिक वाहनों की बात कर रहे हैं, बहुत सुखद बात है, लेकिन साथ ही एक चीज़ ये दिखती है कि जैसे पेट्रोलियम मंत्रालय है वो 78,000 नए पेट्रोल पंप लगाने की बात कर रहा है। तो एक तरफ तो सरकार में हम इलेक्ट्रिक वाहनों की बात कर रहे हैं कि बढ़ेंगे, दूसरी तरफ दूसरा मंत्रालय नए पेट्रोल पंप लगाने की विदेशी कंपनियों को भी आमंत्रित कर रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ये विरोधाभासी चीज़ तो नहीं है? सर सवाल है कि 78,000 नए पेट्रोल पंप लग रहे हैं, दूसरी तरफ हम इलेक्ट्रिक का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं। तो क्या जरूरत है कि इसी दौर में हम पेट्रोल पंप भी बढ़ाएं? फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर पेट्रोल पंप भी हम 78,000 खोल रहे हैं और दूसरी इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, दूसरी कंपनियों को, हम विदेशी कंपनियों को भी आमंत्रित कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका जवाब हम लेंगे, एक बार फिर से हम पूछने की कोशिश करेंगे। आप बताइए आपका क्या सवाल है? इस सवाल को भी हम नितिन जी को एड्रेस करेंगे। फिर से उनसे कनेक्शन जोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। माइक दीजिए प्लीज, बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये है कि एक नितिन जी की बातों में ये भी लग रहा है कि वो दिल्ली भारत की राजधानी है, तो दिल्ली के बारे में वो उनकी सारी बातें हैं। तो मेरा सवाल ये है कि उन्होंने कहा कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सही से नहीं हो रहा है। तो तीनों एमसीडी में नितिन जी, मतलब बीजेपी की ही सरकार कह सकते हैं हम, तो उसके बारे में क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे तीनों मेयर्स को और तीनों एमसीडी को? बिल्कुल अच्छा सवाल है, क्योंकि प्लास्टिक एक बहुत बड़ी समस्या है और सिर्फ दिल्ली की नहीं, देश की समस्या है। क्योंकि जिस तरह से बारिश के पानी को हम देखते हैं, या जो वेस्ट पानी होता है या वेस्ट कचरा होता है, उसके निकलने में जो सबसे बड़ा रोड़ा होता है वो पॉलीथीन्स बन जाती हैं, प्लास्टिक बन जाती हैं, जिसके चलते पूरा शहर चौक हो जाता है। मुंबई की भी बड़ी समस्या है और दिल्ली में भी यह समस्या आपको देखने को मिलेगी जब बारिश होगी। इसके अलावा कोई सवाल? इस सवाल को भी हम एड्रेस। नितिन जी जुड़ गए हैं, सीधे इसी सवाल को लेकर नितिन जी के पास चलते हैं। नितिन जी, मेरा सवाल आपसे यह है, जो एक दर्शक ने पूछा है कि हम विदेशी कंपनियों को 78,000 पेट्रोल पंप खोलने के लिए बुला रहे हैं और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक कारों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों चीजों में आपस में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? पहली बात तो ये जो बात बता रहे 78,000 पेट्रोल पंप के लिए, मुझे नहीं लगता कोई विदेशी कंपनी आएगी करके, क्योंकि इसमें वायबिलिटी ऐसी नहीं है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई आया। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं दिल्ली मुंबई हाईवे पर 300 पेट्रोल पंप बना रहा हूँ और मैंने 50-50 हज़ार स्क्वायर फुट की जगह दोनों बाजू में रखी है 15-15 किलोमीटर का पेट्रोल पंप के लिए हमारे रोड से एमिनिटीज़ में। और मैं टेंडर निकाल रहा हूँ कि जगह मेरी है, पंप आपका होगा, पर लीटर मुझे कितना कमीशन दोगे। मैं साल के 200 करोड़ रुपये उसमें कमाऊँगा। अब ये विदेशी कंपनी कोई नहीं है, जो कंपनी ने इसार को टेक ओवर किया होगा, या रिलायंस है, इसार है, 2-3 प्राइवेट कंपनी है, भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, यही कंपनी के पंप आएंगे। नहीं सर, एक आखिरी सवाल, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आपका आखिरी सवाल प्लास्टिक को लेकर। एक आप दीजिए, इनको दीजिए प्लीज।
नितिन जी, आपकी बातों में लगता है कि आपका दिल्ली से विशेष स्नेह है। आप एक समय पे दिल्ली बीजेपी के प्रभारी भी रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा प्लास्टिक में वेस्ट मैनेजमेंट सही से नहीं हो पा रहा है, हम उसे सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं। तो सर मेरा सवाल ये है कि तीनों एमसीडीज़ में आपकी सरकार है, तो आप तीनों मेयर्स को बुलाकर क्यों नहीं इसके बारे में कुछ उन्हें सुझाव देते, ताकि दिल्ली और देश का भला प्लास्टिक के वेस्ट मैनेजमेंट के रूप में हो सके। देखिए, मैंने कोशिश की, उनको भी बुलाया था, पर पैसा लगाने की बात है कि ये सेग्रीगेशन करने के लिए जो प्लांट लगाना पड़ता है ना, उसका खर्चा, क्योंकि जो गाजीपुर में टेकड़ी है वो कचरे को सेग्रीगेट कौन करेगा, तो ये बात पर अटकी थी। अभी एलजी साहब को मैंने अनुरोध किया कि आप इसमें इंटरवेन करके डीडीए, दिल्ली कारपोरेशन, दिल्ली की सरकार दोनों को लेकर आप कुछ मार्ग निकालिए। आखिर ये विभाग भी मेरा नहीं है, मैं सुमोटो इनिशिएटिव से कोशिश करता रहा। पर आपको और एक अच्छी बात बताऊं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो 135 किलोमीटर पर डे रोड बन रहे हैं, इसमें हमने एक नोटिफिकेशन ऑलरेडी निकाला है मेरे मिनिस्ट्री ने कि हम लोग टार में, डाबर में, डांबर में हम लोग 10% वेस्ट प्लास्टिक डाल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात दीपक जी, मैं आपको बताऊं कि हम जो इथेनॉल बना रहे हैं उससे बायो प्लास्टिक बनता है, वो 78 घंटे में डिग्रेडेबल होता है। और इस देश का किसान डीजल पेट्रोल का पर्याय केवल नहीं दे सकता, तो इस देश का किसान अब प्लास्टिक भी बना सकता है। और बना हुआ प्लास्टिक के सैंपल मेरे पास है, मैं दिल्ली आऊँगा तो मेरे पास घर में देखने के लिए आइए, 78 घंटे में डिग्रेडेशन हो जाएगा। आखिरी सवाल नितिन जी, और ये सवाल थोड़ा राजनीति से जुड़ा हुआ है। हाल ही के दिनों में हमने पश्चिम बंगाल के अंदर देखा कि ममता बनर्जी, जो कि टीएमसी की सुप्रीमो हो, वो ये कह रही हैं कि जिन जिन टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जो राज्य की योजना है और सेंट्रल की योजना है उसका लाभ आम जनता को पहुंचाने के लिए जो रिश्वत के पैसे यानी कट मनी लिए हैं उसको वापस किया जाए। यानी ममता ये मान रही हैं कि उनके कार्यकर्ताओं ने आम जनता से सेंट्रल और स्टेट की योजनाओं का लाभ देने के लिए, खासकर सेंट्रल की आवास योजना का लाभ देने के लिए 15,000 का कट टीएमसी के कार्यकर्ताओं को। ये जो कटमनी और रिश्वतखोरी पश्चिम बंगाल में हुई है, क्या आपको लगता है इसकी जांच होनी चाहिए, एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? क्योंकि ये वहीं आकर रुक रहा है जिसको लेकर 2014 में आपने संकल्प किया था कि जीरो टॉलरेंस होगा करप्शन का। लेकिन ये करप्शन तो खुद मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी एडमिट कर रही है कि उनके कार्यकर्ताओं ने ये करप्शन किया है, और अब वो लोगों को पैसे वापस लौटाने की बात कर रही हैं। नहीं, मुझे तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और ये कौन से योजना में हुआ, क्या हुआ, इसकी भी जानकारियाँ नहीं है। पर अगर ममता जी कहती है तो मुझे मालूम नहीं, कंसर्निंग डिपार्टमेंट इसके ऊपर जो कार्रवाई है वो करेंगे। नितिन जी, आप हमसे जुड़े, आपने बात की, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि नई नई फ्यूचर टेक्नोलॉजीज आप लेते आए। दिल्ली में भी उड़ने वाली बस हमको जल्दी ही दिखाई दे, गुड़गांव और धौला कुआं के बीच केबल कनेक्टिविटी हमको जल्दी दिखाई दे, और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो सपना देश देख रहा है, देश सोच रहा है, और हमको लगता है कि जब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करेंगे तो देश विकासशील से विकसित अपने आप हो जाएगा। आप हमसे जुड़े, आपने हमसे इतनी दिलचस्प जानकारियां शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।